नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज ये एक स्पेशल शो जो है वो समर्पित है उन सभी यूट्यूबर्स के लिए जो इस अघोषित आपातकाल के दौरान जो भारतीय सरकार ने लगा रखा है उसके खिलाफ हमारे एक साथी संजय शर्मा, जो कि लखनऊ से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं 4 PM के नाम से, ये एपिसोड उनको समर्पित है, उनके लिए समर्पित है। और उसके पीछे जो कारण है बड़ा स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे कि आज सुबह उनके चैनल को अकारण ही बंद कर दिया गया। और हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल पर उसका विरोध किया। थोड़े दिन पहले हमारे एक और साथी हैं ब्रजेश वशिष्ठ साहब, उनका भी चैनल इस तरह से बंद करने का प्रयास किया गया, परंतु उन्होंने अपने अथक अतिरिक्त प्रयासों से उस चैनल को खुलवा लिया जिसमें 18-20 लाख सब्सक्राइबर थे। और जो ब्रजेश वशिष्ठ साहब हैं वो बुलंद बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, तथ्यों के साथ बोलते हैं और बिना किसी भय या भयभीत हुए वो अपनी बात रखते हैं। अब बात करते हैं 4 PM की। 4 PM पे मैंने बहुत सारे एपिसोड किए हैं, परंतु बीच में कुछ ऐसा कारण हुआ कि हमें उनसे मनभेद के कारण किसी विषय को लेकर हमारे उनसे विचार नहीं मिलते थे। हमने अपनी धारा अलग कर ली, परंतु जिस राजनीति की विश्लेषण हम सभी मिलकर करते हैं उस धारा से जुड़े रहे। यही वजह है कि मुझे अपना चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट, मात्र एक विचार है ये मेरा चैनल, ये जो मंच है ये एक विचार है। और ये विचार ये है कि जो रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, जो पत्रकार का एक धर्म होता है, उसके ध्येय को लेकर चलना, अर्थात सत्ता से कड़े प्रश्न करना और विपक्ष को मजबूती प्रदान करना ताकि वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में सरकार से कड़े प्रश्न कर सके। जिन बातों पर, जिन इश्यूज पर सरकार ध्यान नहीं दे रही उन पर ध्यान केंद्रित करवाना, वही काम 4 PM चैनल भी कर रहा है, जो उनका मेन चैनल है, जिसमें उन्होंने वर्षों वर्षों अपने दिन रात, आराम, चैन सब कुछ त्याग कर इस जनता को, हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं उनको बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे दिए जो विलक्षण थे। उनकी प्रतिभा का मैं भी कायल हूँ, मैं भी मानता हूँ, और बहुत सारे साथी उनके साथ जुड़े जो कि अपने क्षेत्र के माने हुए रिपोर्टर्स थे। पत्रकारिता में उच्च कोटि के मानदंड उन्होंने स्थापित भी किए। अब ये यात्रा उनकी उन्होंने स्वयं बताई अपने NDTV के एपिसोड में, और जितनी जल्दी वो उभर कर सामने आए, जब वो उफान पर थे, उससे पहले जब मैंने
उनके चैनल पर जाना शुरू किया था तो 26-27 लाख उनके सब्सक्राइबर थे। और उसके बाद जब हमने अपनी धारा अलग की तो उनके पास 55-60 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। ये बिल्कुल निश्चित है कि ये मेहनत का ही नतीजा था कि वो अपने चैनल को इन ऊंचाइयों पर लेकर गए। उसके पीछे उनकी अथक मेहनत और जो उनके साथी हैं उनकी प्रतिभा और उनके ईमानदारी की वजह से ये सब कुछ हुआ। आज जो मेरा मानना ये है कि अगर उनके चैनल को बंद किया जाता है अकारण, चाहे वो YouTube ने किया हो, ऐसा सुनने में आया कि उनको एक लेटर भी इशू किया गया है, उसमें कारण नहीं दिया गया, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इस तरह से किसी भी चैनल के खिलाफ अकारण कार्रवाई करेंगे तो हम सरकार विरुद्ध किसी भी एक्शन को लेने से चूकेंगे नहीं। अब ये बात दूसरी है कि हमारी बात जो है वो समुद्र में एक बूंद समान हो, परंतु अगर हम इस पत्रकारिता में आए हैं तो हम अपनी बात उसी के अंतर्गत ही कहेंगे। ऐसा कई बार पहले भी हुआ है, सरकार ने अपनी गलती मानी है, YouTube ने अपनी गलती मानी और उनके चैनल को रिवाइव किया गया है। ये जो आज एक्शन लिया गया है ये पत्रकारिता पर कुठाराघात है। किसी भी चैनल को आप अकारण बंद नहीं कर सकते। और जहां तक मेरी समझ है, संजय शर्मा बहुत ज्वलंत प्रश्न उठाते हैं, कड़े प्रश्न पूछते हैं, सीधी बात करते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं और धरातल पर जाकर भी उन्होंने पत्रकारिता की है। ग्राउंड रियलिटी के बारे में उन्हें अच्छी तरह मालूम होता है। हालांकि हमारे पास उतना अनुभव कम नहीं, उनसे कहीं कम है, परंतु मैं ये एपिसोड बना रहा हूं तो ये उनके समर्थन में है और सरकार से प्रश्न करने के लिए है। और हम तो सरकार को जब घेरते हैं तो चारों तरफ से घेरते हैं, डरते नहीं हैं। क्योंकि अगर सरकार से डरते तो 1976 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उस समय मैं सेकंड ईयर के अंदर था, तो हमने भी विरोध किया था और डटकर विरोध किया था। और 8 महीने हम भी जेल में रहे थे, मेरा पूरा परिवार। मेरे पिताश्री 19 महीने, मेरी माताश्री 2 महीने और मैं 8 महीने रहा था। क्योंकि जब सत्ता को मद हो जाता है या सत्ता जब धतूरा चाट ले, अब मैं 2 व्यक्तियों का यहां नाम लेना जरूरी समझता हूं, एक हमारे मोदी साहब और दूसरे हमारे योगी या कह देता हूं भोगी साहब, या जो ढोंगी हैं। जब उन पर बनाई थी तो सोमनाथ जी लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे और यही भोगी बाबा, यही ढोंगी बाबा बड़े जोर जोर से लोकसभा के अंदर आंसू बहाते नजर आए थे और बड़े हीनियस के क्राइम के केसेस उनके ऊपर दर्ज थे। परंतु जैसे ही सत्ता की मलाई चाटने को मिली इस भगवादारी को, तो ये दम्भ से भर गए। आज इनकी जुबान में आप देखें
किस प्रकार का विषैलापन आ गया और दंभ इतना कि आदमी को आदमी ना समझे, और कितने ही गलतियां करने के बाद वो हिंदुत्व का ठेका लिए हुए बैठा एक ऐसा घमंडी व्यक्ति जो ना 3 में है ना 13 में। और सच बात ये है, हिंदुत्व की चाशनी या हिंदुत्व का कीड़ा जितना उन्होंने चटवाया है हिंदुओं को, उसका नुकसान ही हुआ है हिंदुत्व का। और मेरा मानना ये है कि भाई साहब, दिवाली में दिए सरायू के किनारे जलाने के बजाय अगर एक गरीब व्यक्ति के घर में आपने दिया जलाया होता तो हम भी आपके साथ खड़े होते। जब रात बीतती है तो उन दियों में, जले हुए या बुझे हुए दियों में, जिन दियों में आधा तेल रह जाता है, दसियों, सैकड़ों, हजारों लोग उस दिए के तेल को इकट्ठा करते हुए पाए जाते हैं। जिस प्रकार आप मस्जिदों के सामने जो आपके पक्ष के लोग हैं वो नंगा होकर नाचते गाते हैं और आप उनको प्रश्रय देते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। मोदी साहब, आपके लिए भी यही बात है। 2002 के दंगों में आपका पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट था और आपने 3000 मुसलमान वहां मरवा दिए अपनी खुंदक निकालने के लिए। और सही बात तो ये है कि वहाँ के जो होम मिनिस्टर साहब थे, उनकी हत्या में भी खुल्लम खुल्ला आपका नाम आया था। और आप तो वो व्यक्तित्व है ना कि जो बेशर्मी ओढ़कर बैठा हुआ है। कपिल मिश्रा ने आपके चरित्र का हनन किया। और सही बात ये है कि आपके ही गुजरात से एक आई हुई महिला के पति ने भी अडवाणी साहब को चिट्ठी लिखी थी कि मेरी पत्नी को इनके कब्जे से बचाया जाए। और मानसी सोनी के विषय में आपके साथ उनका नाम जोड़ा गया। कौन थी वो, कहां गायब हो गई? तो आज जो प्रश्न करेगा उसका चैनल बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आघोषित आपातकाल सत्ता को बचाए रखने के लिए जिस बेशर्मी, निर्लज्जता और कपटता से आपने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया है, आरएसएस के लोगों को शिक्षा संस्थानों में चुन चुन कर आपने बिठा दिया है हेराफेरी करने के लिए। बीएचईएल में 4 डायरेक्टर आपके गुजरात के लोग जब डायरेक्टर बना दिए जाते हैं, सम्मित पात्रा जैसा सिर फिरा आदमी आपकी गोद में बैठा होता है, तो आप उनको गलती करने पर भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो तो आपको भगवान जगन्नाथ मान लेते हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर आपने ये गलती की है तो इसको सुधारने का काम भी आपको ही करना पड़ेगा। और मेरा ये आपको खुला चैलेंज है, आप एक चैनल बंद करेंगे तो 100 चैनल उनके जैसे और खुल जाएंगे जो आपकी आलोचना करेंगे। सही पत्रकार वही होता है जो सत्ता से प्रश्न करे और वाजिब प्रश्न करे, ज्वलंत प्रश्न करे, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, या शिक्षा स्वास्थ्य पर हो, या बजट पर हो। वो प्रश्न हम तब भी करते रहेंगे। आप चैनल बंद करेंगे तो भी हमारी आवाज़ जनता तक जाएगी। और मेरा मानना ये है कि आपने 4 PM को बंद करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस गलती का सुधार चाहे यूट्यूब हो, मुझे नहीं पता कि कैसे होगा इसका सुधार। ये चैनल खुलेगा और बिल्कुल गारंटी के साथ खुलेगा। और मेरा मानना ये है, जो पत्रकार बंधु हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, वो भी
अपनी एकता का परिचय देते हुए इनका विरोध करेंगे। मैंने इसीलिए ये एपिसोड आज बनाया है। कैसे भी हालात हों, हम सभी एक मत हैं, एक राय हैं और अपने किसी भाई का इस प्रकार की हुई मेहनत को हम ऐसे बहने नहीं देंगे। मेरा 4 PM के प्रति लगाव भी है और निजता के साथ मैं उनको प्रेम भी करता हूँ, क्योंकि वो सही बात को सही समय पर सही शब्दों में उठाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि जो जनता उनको सुनती है या जिन्होंने उनको सब्सक्राइब कर रखा है, उनके 8 और 10 चैनल और हैं, जिनमें राजस्थान, MP, बिहार, दिल्ली, बहुत सारे चैनल हैं उनके। आप उनको उन चैनल्स पे जो उनका मेन चैनल है उनकी बजाय जो एपिसोड वो बनाकर डालते हैं उनको उन पर सुने। परंतु ये बात ठीक है कि हमारा चैनल अभी उस गति में नहीं है, उसके बावजूद भी हम अपना समर्थन, और चाहे YouTube हो, चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो भारत सरकार हो, हम उनका इस विषय पर विरोध करते हैं और उनको ये चेतावनी भी देते हैं कि आपको उनका चैनल शुरू कर देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो उनके सभी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी उनको निजी तौर पर प्रार्थना है कि आप 4 PM को देखते रहें और उनको इस मुश्किल घड़ी में ये आभास ना हो कि मेरे सुनने वाले मेरे साथ नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और आप हमारे चैनल को देखते रहिए इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं। थैंक यू।